बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। स्टार्ट हम करते हैं लैरिंग्स से। लैरिंग्स की जो पहले हम इसके डेरिवेटिव पढ़ लेते हैं कि लैरिंग्स का जो हर इसके एपिथेलियम कहाँ से आएंगे, इसके ग्लैंड्स कहाँ से आएंगे, इसका कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से आएगा, इसके मस्कुलर पार्ट कहाँ से आएगा। जो इसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ना, वो डिराइव हो गया एक्चुअली फोर गट का जो डेरिवेटिव था। फोर गट से निकलता था लैरिंजोट्रैकियल ग्रूव, लैरिंजोट्रैकियल ग्रूव बनाता था लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम, डायवर्टिकुलम से रिस्पायरेटरी बड, रिस्पायरेटरी बड से तीन एलिवेशंस निकलती थी। एक दरमियान में लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब और जो लैटरल थी प्राइमरी ब्रोंकियल बड्स। जो लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब थी दरमियान वाली एलिवेशन, उसके सुपीरियर पोर्शन से इसकी एपिथेलियम ड्राइव होगी। जो उसका सुपीरियर पोर्शन होगा वो एंडोडर्म से होगा, तो उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी और ग्लैंड्स होगी वो एंडोडर्म से ओरिजिन लेंगे। इसका जो कार्टिलेज होता है लैरिंग्स का, वो डिराइव होता है एक्चुअली फेरेंजियल आर्चेस से। कार्टिलेज को हम दो में डिवाइड कर देते हैं, एक पहला एपिग्लोटिस, दूसरा रिमेनिंग कार्टिलेज। रिमेनिंग कार्टिलेज में कॉर्निकुलेट आ जाएगा, थायराइड कार्टिलेज, रेटिनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज। ये कार्टिलेज डिफरेंट ओरिजिन से आएंगे, एपिग्लोटिस डिफरेंट ओरिजिन से आएगा। फॉर एग्जांपल जो एपिग्लोटिस होता है वो एक्चुअली डिराइव होता था हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस से। अभी हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस क्या है, जब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ टंग, तो डेवलपमेंट ऑफ टंग में हम देखेंगे जो थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल आर्चेज होती है उनके जो मीजन कायम होता है। फेरेंजियल आर्चेज के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, जो दरमियान वाला पार्ट होता है उसको मेसोडर्म, जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। जो उसकी जो मीजन कायम होती है, चौथी और छठी फेरेंजियल आर्च, उनके वेंट्रोमीडियल पार्ट फ्यूज़ करते हैं। इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। जो टंग होती है वो फेरिंग्स से आगे पड़ी हुई होती है, तो कौन सा पार्ट होना चाहिए मीजन कायम का? वेंट्रल पार्ट। इसके अलावा जो टंग होती है, टंग बिल्कुल दरमियान में मीडियन प्लेन में पड़ी होती है, तो हम ये कह सकते हैं फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस के वेंट्रोमीडियल पार्ट ये फ्यूज़ होके स्ट्रक्चर बनाएगा। स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस। हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस के दो पार्ट्स में दो पार्ट्स हो गए हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस के, क्रेनियल पार्ट, कॉर्डल पार्ट। क्रेनियल पार्ट से बनता है एक्चुअली पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, या फिर इसको हम फेरेंजियल पार्ट भी बोलते हैं। जो उसका कॉर्डल पार्ट होता है या इंफीरियर पार्ट, इसने बनाना है एक्चुअली एपिग्लोटिस। अब बारी है रिमेनिंग कार्टिलेज की। जो फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्च, इनके मीजन काइम से बनता है रेटिनॉइड स्वेलिंग। इन रेटिनॉइड स्वेलिंग से बाकी कार्टिलेज बनेंगे। वो कौन कौन से होंगे? क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट, थायराइड कार्टिलेज, रेटिनॉइड कार्टिलेज। इनकी डेवलपमेंट रेटिनॉइड स्वेलिंग से होगी। एपिथेलियम भी बन गया, कार्टिलेज भी बन गए, ग्लैंड्स भी बन गए। अब बारी है मस्कुलर पार्ट की, यानी लैरिंजियल मसल्स की। जो लैरिंजियल मसल्स होते हैं वो फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्च के मसल से डिराइव होते हैं। इसका मतलब इनकी जो नर्व सप्लाई होगी वो फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस की अपनी नर्व्स होगी। फॉर एग्जाम्पल जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च होता है इसकी अपनी एक नर्व होती है, उस नर्व को बोलते हैं हम सुपीरियर लैरेंजियल नर्व। सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च की नर्व होती है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। थर्ड फेरेंजियल आर्च की नर्व होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। सेकंड फेरेंजियल आर्च की नर्व होती है फेशियल नर्व। फर्स्ट की होती है मैंडिबुलर नर्व। चूंकि लैरेंजियल मसल्स फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्च से डिराइव हुए हैं, तो इनको सप्लाई करने वाली नर्व होगी सुपीरियर एंड रिकरेंट लैरेंजियल नर्व होगी। जो सुपीरियर लैरेंजियल नर्व है इसकी एक और ब्रांच होती है एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व, वो सप्लाई करती है क्रिकोथायराइड को। जबकि रिमेनिंग मसल्स होती है इंट्रिंसिक मसल ऑफ लैरिंग्स, इनको सप्लाई करने के लिए नर्व होती है रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। अब बारी है ल्यूमिनल चेंजेस की, कि जो लैरिंग्स के ल्यूमिन में क्या क्या तब्दीली आती हैं। जो रेटिनॉइड स्वेलिंग थी जो फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्च से बनी थी, वह रेटिनॉइड स्वेलिंग आपस में एक दूसरे के करीब आएगी, और वो करीब आने के नतीजे में जो एक ओपनिंग थी लैरिंग्स की, उस ओपनिंग शुरू में तो वो होती है स्लिट लाइक होती है, काफ़ी नैरो होती है, उस ओपनिंग को वो कन्वर्ट करा देगी टी शेप में। फाइनली जो टी शेप्ड ओपनिंग है वो ओक्लूड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म होने के लिए जो होगा लैरेंजियल एपिथेलियम होगी वो प्रोलिफरेट करती है, वो ल्यूमिन को 100% ओक्लूड कर देती है। जब ये ल्यूमिन 100% ओक्लूड होता है तो उसको दोबारा ओपन करने के लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीकैनालाइजेशन। रीकैनालाइजेशन स्टार्ट होती है 10th वीक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर ये रीकैनालाइजेशन फेल हो जाए तो एक कंडीशन होगी जिसका नाम होगा लैरेंजियल एट्रेजिया, वो हमने क्लिनिकल्स में पढ़ना है। रीकैनालाइजेशन के नतीजे में लैरिंग्स के जो ल्यूमिन होता है उसमें कुछ स्पेस क्रिएट होती है, उन स्पेस को बोलते हैं हम लैरेंजियल वेंट्रिकल्स। लैरेंजियल वेंट्रिकल्स एक्चुअली सराउंड होते हैं, किससे सराउंड होते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन से। वो म्यूकस मेम्ब्रेन दो फोल्ड्स बनाती है, ट्रू वोकल फोल्ड्स और फॉल्स वोकल फोल्ड्स। ट्रू को हम सिंपल वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, जबकि जो फॉल्स है उसको हम वेस्टिबुलर फोल्ड्स भी बोलते हैं। अब बारी है क्लिनिकल कोरिलेट्स की। हमने कहा था कि जो रीकैनालाइजेशन होती है वो 10th वीक में स्टार्ट होती है। अगर रीकैनालाइजेशन फेल हो जाए तो लैरेंजियल एट्रीजिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लैरेंजियल एट्रीजिया को समझने के लिए हम इसको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं,
कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको हम लैरिंजियल वेब भी बोलते हैं। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में हमने इसकी कॉज देखनी है, इसके इफेक्ट्स देखने हैं। कॉज क्या होगा कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन का कि कंप्लीट फेल होगी रीकैनालाइजेशन, समझ आ गया कॉज भी। इसके इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा कि जो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी अपर फीटल एयरवे, यानी ये एरिया लैरिंग से कोरिस्पॉन्ड कर रहा है। अगर ये कंडीशन हो जाए तो हम इसको कंजेनिटल हाई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसमें होता है क्या है, इसमें ये होता है कि जो अपर एयरवे है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जो एरिया ऑब्स्ट्रक्शन से डिस्टल है यानी लंग्स की साइड वाला एरिया, उसमें डायलेशन हो जाएगी। क्यों डायलेशन हो जाएगी, क्योंकि वो फ्लूइड्स आगे सेपरेट नहीं हो पा रहा, जो ओक्लूड हो चुका है पार्ट। दूसरी तरफ लंग्स इनलार्ज हो गए, लंग्स फ्लूइड से काफ़ी ज़्यादा फिल हो जाएंगे। डायफ्राम फ्लैटेंड होगा, इन्वर्टेड होगा। इसके अलावा दो और क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलते हैं, एक एसाइड्स होगा, दूसरा हाइड्रॉप्स होगा। एसाइड्स और हाइड्रॉप्स में क्या फ़र्क है, दोनों फीटस में होंगे। जो एसाइड्स होता है, जो एसाइड्स का मतलब होता है कि पेरिटोनियल कैविटी में ज़्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, इस कंडीशन को बोलते हैं हम पेरिटोनियल इफ्यूजन। जबकि जो फीटल हाइड्रॉप्स है, फीटल हाइड्रॉप्स का मतलब जो फीटस के अंदर जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती है, और इंट्रासेलुलर स्पेस में फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं हम इंट्रासेलुलर स्पेस एडिमा। दूसरी कंडीशन है इनकम्प्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, जिसको लैरिंजियल वेब भी बोलते हैं। इसका कॉज होता है इनकम्प्लीट रीकैनालाइजेशन, और रीकैनालाइजेशन 10th वीक में होती है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होता है कि जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, इनके दरमियान कनेक्टिव टिश्यू होता है, वो कवर हो जाएगा अच्छी तरह, जिसकी वजह से वॉइस की प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस कॉज करेगी ये। इसका ट्रीटमेंट ये होगा कि जो लैरिंजियल वेब है उसमें एक एंडोस्कोप डाले। एंडोस्कोप एक ट्यूब होती है जिसके साथ एक कैमरा भी अटैच किया होता है। उस एंडोस्कोप से जो पार्ट ओक्लूड हो चुका है लेकिन 100% ओक्लूड नहीं हुआ, उसको खोल दो, उसको डायलेट करा दो ट्यूब से। नेक्स्ट कम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ट्रैकिया। हमने कहा था कि जो रिस्पायरेटरी बर्ड होता है उससे 3 एलिवेशन बनती है, मीडियन और 2 लैटरल। 2 लैटरल से बनता है प्राइमरी ब्रोंकियल बर्ड, उनसे ब्रोंकाई बनेगा और लंग्स की डेवलपमेंट होगी। जो मीडियन एलिवेशन थी, जिसको लैरिंजो ट्रैकियल ट्यूब भी बोलते हैं, उसके 2 पार्ट थे, क्रेनियल और कॉर्डल। जो क्रेनियल पार्ट की एंडोडर्म थी उसने तो बना दिया लैरिंग्स, जो उसके कॉर्डल पार्ट था लैरिंजो ट्रैकियल ट्यूब का, उसने बना देना है, उसके एंडोडर्म ने बनाना है ट्रैकिया की एपिथेलियम और ग्लैंड्स। बाकी जो एरियाज हो गए इसके, जैसे कार्टिलेज होगा, कनेक्टिव टिश्यू पार्ट होगा, मसल्स हो गए, वो डिराइव हो गए विसरल मेसोडर्म से, यानी वो मेसोडर्म जो लैरिंजो ट्रैकियल ट्यूब को सराउंड कर रही है। कम क्लिनिकल कोरिलेट्स। हमने 4 इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को देखना है ट्रैकिया की एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड। पहला होगा ट्रैकियोइसोफेगल फिस्टुला, दूसरा होगा लैरेंजो ट्रैकियोइसोफेगल क्लेफ्ट, तीसरा ट्रैकियल स्टेनोसिस एंड एट्रेसिया, चौथा होगा ट्रैकियल डायवर्टिकुलम, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ब्रोंकस। हम स्टार्ट करते हैं ट्रैकियल डायवर्टिकुलम यानी ट्रैकियल ब्रोंकस से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ट्रैकिया होती है लैरेंजो ट्रैकियल ट्यूब से बनी, उस ट्रैकिया से एक ब्लाइंड ब्रोंकस निकलेगा। ब्लाइंड का मतलब ये दूसरी तरफ किसी स्ट्रक्चर में ओपन नहीं होगा, वो ब्लाइंड ब्रोंकस हुआ। वो किसी नॉर्मल लंग टिश्यू में भी जा सकता है। नॉर्मल लंग टिश्यू में जाने के बाद एक ये एसेसरी लोब बनाएगा लंग्स का, उसको बोलेंगे हम ट्रैकियल लोब। ये ट्रैकियल लोब करेगा क्या, ये ट्रैकियल लोब खुद तो कोई काम करता नहीं, लेकिन जो उसके लंग्स के फंक्शनल टिश्यूज़ होते हैं उनको कंप्रेस करेगा और लंग्स के फंक्शन को इम्पेयर कर देगा, जिसकी वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होगी और रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होगा। नेक्स्ट कम ट्रैकियल स्टीनोसिस एंड एट्रेसिया। स्टीनोसिस का मतलब होता है कि ल्यूमिन नैरो है, 100% ओक्लूड नहीं हुआ, लेकिन एट्रेसिया का मतलब होता है कि ल्यूमिन 100% ओक्लूड हो चुका है, कंप्लीट ओक्लूजन। जो स्टीनोसिस और एट्रेसिया के कॉज ये होता है कि जो फोरगट की अनइक्वल पार्टीशनिंग होती है। अनइक्वल पार्टीशनिंग का मतलब फोरगट का वो वाला पार्ट जो ट्रैकिया में रहना चाहिए था लेकिन वो ट्रैकिया में रहा नहीं बल्कि इसोफेगस में चला गया, तो वो पार्ट बेचारा ट्रैकिया का वो ब्लाइंड हो जाएगा, यानी इस पार्ट की कोई ओपनिंग ही नहीं होगी। इस ट्रैकिया को बोलेंगे हम स्टीनोटिक या फिर एट्रिटिक ट्रैकिया। अब बारी है लैरिंजो ट्रैकियो इसोफेगल क्लेफ्ट की। लैरिंजो ट्रैकियो इसोफेगल क्लेफ्ट का कॉज ये होता है कि जो लैरिंग्स ट्रैकिया की इसोफेगस के साथ इनकम्प्लीट पार्टीशनिंग होती है। इनकम्प्लीट पार्टीशनिंग के नतीजे में लैरिंग्स ट्रैकिया का इसोफेगस के साथ कनेक्शन हो जाता है। वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसोफेगस में कोई फूड होगी, वो फूड लैरिंग्स और ट्रैकिया से होती हुई लंग्स के अंदर चली जाएगी, इस कंडीशन को बोलेंगे हम चॉकिंग। दूसरा ये होगा कि जो लैरिंग्स का एक फंक्शन होता है साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की प्रोडक्शन को बोलते हैं फोनेशन, तो ये फंक्शन भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, इस कंडीशन को बोलेंगे एफोनिया। नेक्स्ट कम ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला। ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला को हम इसोफेगस के क्लिनिकल में कवर कर चुके थे। जो ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला होता है वो इसोफेगल एट्रेसिया से एसोसिएटेड होता है। अब ये फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला एक
एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ये नॉर्मल नहीं होती बल्कि ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। किन के दरमियान? दो हॉलो ऑर्गन के दरमियान। और ये कम्युनिकेशन एपिथेलियम से लाइन होती है, तभी हम इसको फिस्टुला बोलते हैं। ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला की हमने दो इंपॉर्टेंट कॉज देखे थे। पहला ये कि ट्रैकियोएसोफेगल सेप्टम की फॉर्मेशन इम्पेयर्ड हो जाए, और दूसरा कॉज हमने देखा था कि कोई भी ऐसा मैकेनिकल फैक्टर जो फोरगट की डोर्सल वाल को आगे की तरफ पुश कर रहा है, ये दोनों फैक्टर काज क्या कराते रहे? ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला। ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला विद इसोफेगल एट्रेजिया ये 5 डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी और टाइप ई। टाइप ए को देख लेते हैं। टाइप ए 90% कॉमन होती है। इस टाइप ए में ये होता है कि जो इसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो ब्लाइंड होता है, जो उसका डिस्टल पार्ट होता है वो ट्रैकिया से फिस्टुला बनाता है। तो यहाँ पे आपको एट्रेजिया और फिस्टुला दोनों देखने को मिलते हैं। जो टाइप बी होता है वो 4% कॉमन होता है। इस टाइप में होता है कि जो प्रोक्सिमल और जो डिस्टल एंड है दोनों ब्लाइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे फिस्टुला नहीं होता। जो टाइप 3 है वो 4% होती है। यहाँ पे एच शेप होता है, यहाँ पे एच शेप से फिस्टुला बनता होता है, लेकिन यहाँ पे एट्रेजिया नहीं होता। जो टाइप डी है, टाइप डी 1% कॉमन होती है। इसमें जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है इसोफेगस का वो फिस्टुला बनाता है, जो कि जो डिस्टल पार्ट होता है वो ब्लाइंड होता है। जो टाइप ई है वो भी 1% कॉमन होती है। इसमें जो प्रोक्सिमल और जो डिस्टल एंड है वो दोनों की दोनों फिस्टुला बनाते हैं। बाकी हमने इस क्लिनिकल की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसोफेगस की डेवलपमेंट में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके इफेक्ट क्या होंगे ट्रैकियोएसोफेगल फिस्टुला के? अब ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन गया ट्रैकिया और इसोफेगस की, तो जो इसोफेगस के कंटेंट्स होते हैं वो ट्रैकिया में भी जा सकते होते हैं। कैसे जा सकते होते हैं? पहली बात कि अगर फीडिंग हुई, फीडिंग के नतीजे में इसोफेगस से जो मटीरियल होते हैं वो जा सकते होते हैं किसमें? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से लंग्स में जा सकते होते हैं। अगर वो वॉमिटिंग के कंटेंट्स हो, वॉमिटिंग में एसिड हो, बाइल हो, वो अगर लंग्स में जाए तो वो लंग्स के पैरेन्काइमा को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे लंग्स के पैरेन्काइमा टिश्यू की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलेंगे निमोनाइटिस। इसोफेगल एट्रेजी भी होगा तो जो इन्फेंट होगा वो मिल्क को स्वेलो नहीं कर सकता, यानी वो उसको स्टोमक तक नहीं पहुंचा सकता, उस मिल्क की रिगर्गिटेशन होगी। दूसरी बात, अगर ये फीटल लाइफ में हो गया तो फीटल लाइफ में वो फीटस एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर सकता। अगर एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर सकता तो एमनियोटिक फ्लूइड की डिस्पोजल नहीं होगी। इस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमनियास। तो पॉलीहाइड्रोमनियास होगा, रिगर्गिटेशन होगी और निमोनाइटिस होगा।